हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस पढ़े होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस आपको लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लर्न नहीं करना पड़ता है। आपको समझना होता है रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा, फिर आपको प्रेडिक्ट करना होता है। तो इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, मीन्स रिएक्शन होता कैसे है। राइट, चलिए एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए कोई RX है और इस पे कुछ लेट्स से OH माइनस का रिएक्शन हुआ। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन ले रहा हूँ और घबराने की कोई बात नहीं है। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर गया। लेट्स से कोई सॉल्वेंट रहेगा, यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मीन्स किसी मीडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन हो गया ROH प्लस X माइनस। लेट्स से एक सिंपल सा रिएक्शन किया है। ये रिएक्शन हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये सब हमें स्टडी करना है। लेकिन बस मैंने आपको एक सिंपल सा रिएक्शन का एग्जांपल लिया है। RX है, R मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप है, X मतलब कुछ भी, लेट्स से हाइड्रोजन ले लें आप। RX है, इस पे OH माइनस ने अटैक किया, OH माइनस ने R पे अटैक किया, ये X माइनस बाहर निकल गया। ये बन गया ROH, OH एंड R में बॉन्ड फॉर्म हुआ और X माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये सिंपल सा रिएक्शन था। अगर अपन देखें इस रिएक्शन में कि क्या क्या हुआ है, मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि रिएक्शन क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा, मीन्स व्हाट इज रिएक्शन। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए रिएक्शन मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो इसमें कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे RX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड R एंड OH में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। राइट, मीन्स किसी भी रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड या फिर कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इससे कुछ न्यू प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल है, रिएक्शन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन बेसिकली किसी मीडियम में होगा, किसी सॉल्वेंट में होता है। राइट, तो यहाँ पे आपको कुछ लिक्विड मीडियम लेना होगा और जिस पे रिएक्शन होता है, कुछ बेसिक टर्म है, जिस पे रिएक्शन होता है इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स जिस पे रिएक्शन होगा, और सबस्ट्रेट पे जो रिएक्शन करेगा या फिर जो अटैक करेगा, इस केस में OH माइनस इस RX पे अटैक कर रहा है, इसको बोलेंगे अटैकिंग रिएजेंट, या फिर चलो सिंपल से मैं लिख देता हूं रिएजेंट। क्लियर है? तो रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट मीन्स जो अटैक करने वाला है सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट मीन्स जिस पे रिएक्शन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं OH माइनस R के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये X माइनस, ये X इस मॉलिक्यूल से बाहर जा रहा है। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो X माइनस बाहर गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा X माइनस, तो ये बाहर गया है। X माइनस को बोलते हैं, जो बाहर गया है इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मीन्स जो मॉलिक्यूल से या सबस्ट्रेट से बाहर जाएगा, इसे बोलेंगे लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे ये जो ROH है, ये इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। क्लियर है? तो एक सिंपल सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन में RX बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ROH बॉन्ड फॉर्म हुआ है। पहली बात तो मैंने ये बताई। दूसरी बात, जिस पे रिएक्शन हो रहा है इसे सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो अटैक करेगा इसे रिएजेंट बोलते हैं, और किसी सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगा। फिर मैंने एक चीज़ आपको और बताया, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मीन्स जो भी मॉलिक्यूल या फिर जो भी मॉलिक्यूल का पार्ट
मॉलिक्यूल से बाहर जा रहा है, इसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? डाउट ये आ रहा होगा कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, मीन्स बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस हुए होंगे ये हमें समझना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का गोल आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसे हुआ होगा एग्जैक्टली, ये हमें सीखना है। ये सीखने से पहले अभी हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक टर्म है रिएजेंट, क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। सॉल्वेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना होगा। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं इनके बारे में हम वन बाय वन करके सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। हेडिंग दीजिए सॉल्वेंट। आप चाहें तो सॉल्वेंट में एक लाइन लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट इज अ लिक्विड विच प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द रिएक्शन। सॉल्वेंट इज अ लिक्विड solvent is a liquid which provides medium for the reaction। solvent दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है पोलर सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। डिफरेंस आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें पोलैरिटी होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होगा जिसमें पोलैरिटी नहीं होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस जिसका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर म्यू जीरो है, म्यू है ये, नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट है, ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है जिसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब समझने का ट्राई करें। पोलर सॉल्वेंट है साथ में ही प्रोटिक है। प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब केमिस्ट्री में H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, याद रखें आप। H प्लस का निकनेम प्रोटॉन ही है। तो ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H प्लस डोनेट कर सकता है इसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन ऐसा पोलर सॉल्वेंट अप्रोटिक मीन्स जो प्रोटिक नहीं है। प्रोटिक नहीं है मीन्स जो प्रोटॉन डोनर नहीं है। प्रोटॉन डोनर मीन्स जो H प्लस डोनर नहीं है। तो पोलर सॉल्वेंट मीन्स डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें भी दो केसेस बनेंगे, कौन कौन से? अगर पोलर सॉल्वेंट H प्लस डोनेट कर सकता है तो फिर इसे बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर ये H प्लस डोनेट नहीं कर सकता है फिर क्या बोलेंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये H प्लस डोनर है, ये H कैन डोनेट H प्लस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये H प्लस डोनर होने के साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अपने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकते हैं।
तो कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। इसके पास तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये अपने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता है। तो आई होप इतना डेफिनेशन तो क्लियर होगा आपको, और मुझे लगता है कि कुछ आपको ऐसा लिखना चाहिए डेफिनेशन, राइट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। पोलर सॉल्वेंट क्या है? जिसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। पोलर सॉल्वेंट क्या है? पोलर सॉल्वेंट ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H+ डोनेट नहीं, सॉरी, जो H+ डोनेट कर सकता है। पोलर अपोटिक सॉल्वेंट ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो H+ डोनेट नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए इनकी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस थी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इतना नोट करें। इनकी एग्जांपल नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब इसके एग्जांपल है। बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉलिड में। यहाँ पे स्पेसिस में हमको लिख देता हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। H2O, CH3COOH, NH3, H2O2, HCl, H2S, H2HF, and so on. चलते रहेगा। फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें एग्जांपल देखो। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट है। DMF2, DMA, HMPT, ether and so on। अभी DMF क्या है इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। DMF means dimethyl formamide। इसका स्ट्रक्चर होगा HC+ONMe। ये है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फिर DMSO मीन्स डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर MES डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड M। फिर होगा DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। MECOON
एमी, फिर है HMPT, मीन्स हेक्सामिथाइल, फॉस्फो ट्राइयोनाइल, तो ये है P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, Me2 N, Me2 सिंगल बॉन्ड N, Me2। फिर ध्यान रखना DMS और DMA HMPT। जल्दी से नोट करें आप ये। चलिए अब आई की बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रिंसिपल आपको पता होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, पता है, मतलब कोई भी पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, आइदर पोलर प्रोटिक या फिर पोलर अप्रोटिक। लेकिन बात हुई यार कि पोलर कंपाउंड है तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो फिर ये किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल हैं 99%, ठीक ना, जैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन छोड़ दो तो मैक्सिमम जितने भी अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, कीटोन है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, सब पोलर है। तो अगर पोलर है तो इनको डिसॉल्व करना है, मीन्स किसी का भी रिएक्शन करेंगे, अगर आपको डिसॉल्व करना है तो कौन सा सॉल्वेंट लेना होगा? सिंस मैक्सिमम कंपाउंड पोलर हैं तो डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट लोगे? पोलर सॉल्वेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कौन से प्रिंसिपल से? लाइक डिसॉल्व लाइक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि मैक्सिमम कंपाउंड ऑर्गेनिक में पोलर होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ये नहीं कि सारे कंपाउंड पोलर है। ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये नॉन पोलर है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम कंपाउंड बोल रहा हूँ, सारे नहीं। मैक्सिमम कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलर होते हैं, ठीक। इनको डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करोगे तभी रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑलवेज लिक्विड स्टेट में करते हैं, सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो लिक्विड स्टेट में लाने के लिए डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करने के लिए आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करोगे? पोलर या फिर नॉन पोलर? तो मैक्सिमम टाइम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? पोलर। अब पोलर में भी दो केसेस आएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर आपने कुछ ऐड किया, मान लेते हैं वो मॉलिक्यूल केटायन और एनायन में ब्रेक हो रहा है। ध्यान से सुनना, आपने कोई मॉलिक्यूल ऐड किया और ये केटायन और एनायन में ब्रेक हो रहा है, केटायन और एनायन में ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को जो केटायन और एनायन में ब्रेक हो रहा है, अगर इसको ऐड करोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट केटायन को भी डिसॉल्व कर लेगा, एनायन को भी डिसॉल्व कर लेगा। मीन्स केटायन को भी सॉल्वेट कर लेगा, सॉल्वेंट में सॉल्वेट होता है, मीन्स केटायन का भी सॉल्वेशन होगा, एनायन का भी सॉल्वेशन होगा। सॉल्वेशन मीन्स केटायन के भी साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे, एनायन के साइड में भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे देखेंगे। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ केटायन का सॉल्वेशन होता है। क्या बोला? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन और एनायन दोनों डिसॉल्व होंगे,
लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन डिजोल्व होता है? सिर्फ केटायन, एनायन डिजोल्व नहीं होता है। क्लियर है? अभी नोट में चाहो तो लिख लो पॉइंट, क्यों नहीं होता अभी रीजन बता रहा हूं मैं। लिखिए नोट में कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप शॉर्ट में लिख सकते हो पीपीएस, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पीपीएस, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन ऑफ cation as well as anion takes place. Solvation of cation as well as anion takes place. हो गया? आगे लिखिए इसी में कि whereas in polar aprotic solvent, PAS, whereas in polar aprotic solvent solvation of only cation takes place. Solvation of only cation takes place. क्यों होता है अब ये समझते हैं। देखिए अगर मैं कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करूं, स्टैंडर्ड एग्जांपल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का वाटर ले लेते हैं। पोलर है, H+ डोनेट कर सकते हैं। चलिए वाटर है मेरे पास। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बता दूं, ये कुछ HOH ऐसे ही होता है, बेड शेप, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, इस हाइड्रोजन पे भी डेल्टा प्लस। आपने क्या किया, इस वाटर में जैसे कोई कंपाउंड NaCl ऐड किया, क्या ऐड किया? NaCl ऐड करने का मतलब है ये ब्रेक होगा Na+ में और Cl- में। चलिए समझते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो हुआ क्या कि जैसे ही आप वाटर में NaCl ऐड करोगे, NaCl में Na+ केटायन है और Cl- एनायन है, राइट। अब क्या होगा, ये जो Na+ है, देखिए Na+ को वाटर का O- वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा। मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ये कैसे सॉल्वेंट हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। तो भी क्या होगा, Na पे प्लस चार्ज है, Na+ पे ऑक्सीजन का माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, राइट। यहाँ पे ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। केटायन या एनायन की सराउंडिंग में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं Na+ के सराउंडिंग में H2O आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है और ऑक्सीजन का माइनस Na+ के साथ अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली Cl- की अगर बात करें तो Cl- में क्या होगा, Cl पे माइनस है। अब देखिए वाटर का ये जो H पे प्लस दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का प्लस, क्लोरीन का माइनस, फिर से ये अट्रैक्ट हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे सॉल्वेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है,
मीन्स आप देख सकते हैं Cl माइनस भी वाटर से अट्रैक्ट होगा, क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन भी सॉल्वेंट से अट्रैक्ट हो रहा है, एनायन भी सॉल्वेंट से अट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे सॉल्वेशन ऑफ केटायन और एनायन दोनों ही हो रहा है, क्लियर है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सॉल्वेशन ऑफ केटायन एज वेल एज एनायन टेक्स प्लेस, क्लियर है। और एक चीज और याद रखें, जैसे कि एनायन पे कितना सॉल्वेशन होगा, कितना वाटर अट्रैक्ट होगा, डिपेंड करेगा इन पे चार्ज डेंसिटी कितना है। मीन्स अगर चार्ज डेंसिटी माइनस में बहुत ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स मैंने क्या बोला, ये जो सॉल्वेशन है, सॉल्वेशन का मतलब आयंस के सराउंडिंग में कितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। सॉल्वेशन ज़्यादा होने का मतलब है, सॉल्वेशन ज़्यादा होने का मतलब है सराउंडिंग में सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑन आयन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों का ही सॉल्वेशन हो रहा है। अब अगर बात करें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, अगर मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे चलो कोई पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ, ईथर ले लेता हूँ यार, ROR पोलर है, राइट। और ये अप्रोटिक है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल लो, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ये मैंने डाई इथाइल ईथर ले लिया, ये ऐसा, इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर में क्या होने वाला है कि यहाँ पे पोलैरिटी तो है बिकॉज ये मॉलिक्यूल बेंड है, फिर से डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? बिकॉज हाइड्रोजन तो है लेकिन वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है, वो किससे अटैच्ड है? कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। ये लाइन याद रखना, हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इनसे अटैच्ड नहीं है तो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे तो डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, राइट। इस पे डेल्टा माइनस आएगा और डेल्टा प्लस देखोगे इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस आएगा। इस कार्बन और इस कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज। इस कार्बन और इस कार्बन पे जीरो चार्ज, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इधर कार्बन पे भी डेल्टा प्लस आने वाला है। फिर इन मींस इन सब पे ही डेल्टा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इधर भी आ जाएगा। मींस आप देख सकते हो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज तो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक एटम पे है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब है कि किसी एक एटम पे इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। मीन्स इन सब पे मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा। मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज is concentrated whereas
पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। अब क्या होगा कि आप ऐसे ईथर में अब आपने NaCl ऐड किया, तो यहाँ पे Na प्लस है और यहाँ पे लेट्स से Cl माइनस है, तो ये Na प्लस चार्ज है। आपको पता है ईथर में माइनस चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब है यहाँ पे ROR माइनस है, इस पे तो ये अट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन R यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो यहाँ पे देख सकते हो आप केटायन का सॉल्वेशन हो रहा है, केटायन से सॉल्वेंट अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं एनायन में देखूं, एनायन पे माइनस चार्ज है, सॉल्वेंट पे एग्जैक्ट प्लस चार्ज कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यार, किसी एक प्लेस पे प्लस चार्ज है ही नहीं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का सॉल्वेशन, सॉरी एनायन का सॉल्वेशन होगा ही नहीं, मीन्स ये एनायन फ्री होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से लॉजिक समझना। एनायन पे माइनस चार्ज है और सॉल्वेंट में प्लस चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है ही नहीं, ये प्लस चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सॉल्वेशन ऑफ केटायन ओनली या केटायन टेक्स प्लेस। यहाँ पे एनायन का सॉल्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे एनायन फ्री होगा। क्लियर है इतना, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। तो ये था सॉल्वेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सबस्ट्रेट पे कौन अटैक कर रहा था, उसको अपन अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, राइट। और किसी सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा था, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रहा था, हमने सॉल्वेंट के बारे में स्टडी कर लिया। सॉल्वेंट दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, पोलर भी, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। अब डिटेल में बात कर लेते हैं रिएजेंट के बारे में, ठीक। तो चलिए हेडिंग देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। अटैकिंग रिएजेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। ये कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड न्यूक्लियोफाइल। चलिए वन बाय वन करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए पहला स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखिए आपको नेम से समझ में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल इनसे हमें दो टर्म है, एक तो इलेक्ट्रो और एक फाइल। दोनों टर्म का मतलब समझो, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लव या फिर अट्रैक्शन। पिक्चर क्लियर हो गया, मींस वैसे स्पीसीज या वैसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यार नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या कम होगा, बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इस पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए आपको कि पहला पॉइंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ये लाइन याद रखो। सेकेंड पॉइंट ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए।
इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये पॉइंट समझना है। और आपने पढ़ा होगा लेविस एसिड के बारे में पढ़ा होगा, राइट? लेविस एसिड, इनका भी कुछ डेफिनेशन ऐसी था कि लोन पेयर एक्सेप्टर होते थे, राइट? ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सेम है क्या? मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होते हैं, लेकिन ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ये बोलना ट्रू है क्या? ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू है फॉल्स है? सेकंड स्टेटमेंट, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेविस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर। सोचो कौन सा स्टेटमेंट लिखूं, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, या कुछ भी? आप बोल सकते हो कि all Lewis acid are electrophile, all Lewis acid are electrophile, क्लियर है? लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बट all electrophile are not, या all electrophile may not be Lewis acid। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, पेयर में एक्सेप्ट करते हैं। ये मीन्स ये लेविस एसिड है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक? देखिए इलेक्ट्रोफाइल मतलब पेयर में नहीं, सिंगल भी एक्सेप्ट करे तो भी इलेक्ट्रोफाइल है, दो एक्सेप्ट करे तो भी इलेक्ट्रोफाइल है। मीन जैसे कोई भी फ्री रेडिकल शायद आप लोग समझ रहे होंगे। फ्री रेडिकल क्या होता है? आर डॉट होता है, ये डॉट क्या करता है? वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये लेविस एसिड नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ फ्री रेडिकल आए इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट लेविस एसिड। तो नोट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इनका एग्जांपल देखते हैं। लेकिन इसमें अच्छा एक चीज और, ये एक पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कहाँ पे अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा? यार ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये लाइन आप नोट कर लें, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच species, they attack on electron rich species। इनकी एग्जांपल लिखिए कि they may be divided into following categories, they may be divided into following categories। कौन कौन से कैटेगरीज में? फर्स्ट, incomplete octet with positive charge, this is the example, H plus R plus Cl plus NO2 plus, मीन्स NO2 plus को बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO plus का नेम है
नाइट्रोजोनियम R(C++) इसको बोलते हैं असाइलियम, फिनाइल पे N2+, इसको बोलते हैं बेंजीन, डायजोनियम आयन। सेकेंड, ये तो हो गया इन सबकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इन पे पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड कैटेगरी होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल स्पीसीज, मींस इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ये न्यूट्रल है। ऐसे एग्जांपल जैसे इनमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, H dot, R dot, Cl dot, NO2 dot, SO3H dot। डॉट मतलब वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड कैटेगरी न्यूट्रल विथ एक्सपैंडेबल ऑक्टेट। न्यूट्रल विथ एक्सपैंडेबल ऑक्टेट मीन्स FeCl3, SbCl5, SnCl2, ZnCl2, PCl5। ये सब भी लेविस एसिड हो सकते हैं। क्या होता है कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल में, मतलब ऑक्टेट ऑक्टेट छोड़ो, ये वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। फोर्थ आते हैं मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम having कंप्लीट ऑक्टेट। मतलब कंप्लीट ऑक्टेट तो है लेकिन सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे इसके एग्जांपल CO2, फिर SO3, CCl4, देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा माइनस, इस ऑक्सीजन पे भी डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस आ गया। ऑल्दो इसका ऑक्टेट कंप्लीट था लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया, अब कार्बन पे डेल्टा प्लस आ गया। डेल्टा प्लस आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सिमिलरली SO3 में आप सेम लॉजिक लगाओ। सल्फर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, सल्फर पे डेल्टा प्लस। यहाँ पे भी सल्फर अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। CCl4 में कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, इस क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे कार्बन पे क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस। CCl4 का भी कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। नोट कर लिया।
चलिए एक नोट पे आप पॉइंट ऐड कर लें। नोट में फर्स्ट पॉइंट लेकिन इसमें कि एस ब्लॉक के टाइम and NH4+ and ammonium ion, ammonium cation are not Lewis acid. S block cation and ammonium cation, NH4+ cation are not Lewis acid due to complete octet. Are not Lewis acid due to complete octet. मीन्स एस ब्लॉक cation जैसे आपसे पूछे कि Na+, ये लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि Na+ में आप देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2, 2:2, 2p6 है। ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम में कन्वर्ट नहीं होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये लेविस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ये पॉइंट याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू charge density on key atom। चार्ज डेंसिटी ऑफ की एटम। की एटम का मतलब समझे, की एटम मीन्स जैसे यहाँ पे CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन कौन से एटम के कारण इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसीलिए CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है। तो यहाँ पे कार्बन को बोलेंगे की एटम, यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। SO3 में किसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है, सल्फर के कारण, इसलिए सल्फर यहाँ पे की एटम हो गया। CCl4 में इस कार्बन पे Δ+ चार्ज है, इसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए ये कार्बन की एटम हो गया। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखें, स्ट्रेंथ ऑफ लेविस एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑन की एटम। मतलब की एटम में एक बार बहुत ज्यादा Δ+ है, एक बार बहुत कम Δ+ है, तो ऑफ कोर्स ये वाला Δ+ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये लेविस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपको बता दूं चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो ऑलवेज चार्ज बाई साइज से आप चार्ज डेंसिटी फाइंड किया करें। क्लियर है। चलिए अब प्रॉब्लम लिखते हैं। लिखिए प्रॉब्लम, कंपेयर लेविस एसिड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन है कंपेयर, लिखिए क्वेश्चन, कंपेयर लेविस एसिड स्ट्रेंथ फर्स्ट BX3 AlX3 GaX3 and IndiumX3 पहला। सेकेंड CuX2 AgX2 AuX2। X मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है। थर्ड ZnX2 CadmiumX2 HgX2। fourth is BF3 BCl3 BBr3 BI3। ये अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी किया होगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ AlE3 BET3। ET means ethyl। सिक्स्थ वन SnP4+ and SnP2+। सेवेंथ is SpX5 and SpX3।
8th is AlF3, AlCl3, AlBr3 and AlI3. Fe H2O whole 6 3 plus Cr H2O whole 6 H2O whole 6 3 plus और AlX3 ट्राई करें आप। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाले केस में तो सब पे डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे बोरॉन का साइज स्मॉल है, एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है, तो चार्ज सेम है मान लो, लेकिन साइज कम होने के कारण चार्ज बाई साइज का वैल्यू ज़्यादा होगा। साइज स्मॉल है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो फिर लेविस एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यहाँ भी सेम लॉजिक, साइज स्मॉल होने के कारण चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। फोर्थ में आपको पता है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, आपको शायद पता होगा। BF3 मान लीजिए बोरॉन है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और बोरॉन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। यहाँ पे देखेंगे बोरॉन के पास वैकेंट 2p है, इसके पास 2p है, यहाँ भी बोरॉन के पास 2p है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, यहाँ भी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। देखो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड का मतलब है जो बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, जो बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। जो बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो लेविस एसिड। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये 2p में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है लेकिन ये 3p में प्रेजेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, लेकिन फ्लोरीन 2p और बोरॉन भी 2p से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3p एंड 2p बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड रिलेटिवली वीक होगा, इसलिए ये कम डोनेट करेगा। अब इस बोरॉन को क्या हुआ, फ्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन मिल गया, राइट। तो बाहर से अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, इस BF3 में क्या हुआ, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इस बोरॉन को घर से ही, अपने घर से मतलब अपने फ्लोरीन से ही इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बाहर से ये बहुत कम एक्सेप्ट करेगा। लेकिन BCl3 में क्या होगा, इसको क्लोरीन ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, अभी भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है,
इसीलिए ये क्या करेगा, बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। पॉइंट समझ में आ गया? फिर से लेविस एसिड मतलब ये नहीं जो घर से एक्सेप्ट करे, जो बाहर से ज़्यादा एक्सेप्ट करे। क्लियर है ना? तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे घर में है, अगर कोई है बोरॉन है, अगर किसी के पापा या फिर घर वाले अगर पैसे दे दें फिर उसे भिखारी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बाहर से जो ज़्यादा मांगे उससे बड़ा भिखारी बोलेंगे। इस बोरॉन में क्या हुआ, इसके पापा मतलब फ्लोरीन ने ही, फादर ने ही इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब इधर से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बाहर से बहुत कम चुराएगा, बाहर से बहुत कम इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर ये छोटा भिखारी हो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसके जो पापा क्लोरीन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहे, जब नहीं दे रहे हैं तो फिर ये बोरॉन क्या करेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो जो बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, बाहर से ज़्यादा पैसे चुराए या बाहर से ज़्यादा पैसे मांगे, उसको भिखारी बोलते हैं। तो जो बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। समझने का ट्राई करना, अपने घर से ही अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में आप देखोगे BCl3 बाहर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। BBr3 के केस में तो बैक बॉन्डिंग, इसी को बेसिकली बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। BR3 के केस में बोरॉन 4p ऑर्बिटल से डोनेट करेगा, 4p से तो यार बहुत ही कम डोनेट करने वाला है, तो स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगा। Bi3 में आयोडीन 5p से नेग्लिजिबल डोनेट करेगा, मतलब डोनेट ही नहीं करने वाला, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर से ही लेने वाला है, इसलिए ऑर्डर ये होगा। तो यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये आप समझ सकते हैं। फिर से सेम लॉजिक, इथाइल इथाइल कॉमन है, बोरॉन एल्युमिनियम, बोरॉन का साइज स्मॉल है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, 6 भी इजी है, SN4+ है, क्लियर है। फिर 7 Sp पे +5 आने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आने वाला है, इसीलिए Sp(X5). 8 को मैंने मार्क इसलिए किया है, आप गलती करोगे 8 में 4th टाइप सोचोगे, आप दिमाग लगाओगे तो 4th टाइप आप सोच सकते हो 8 में, लेकिन अफसोस यहाँ पे एल्युमिनियम है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बहुत कम होता है। Al3, LCl3, LBr3, Li3 में बैक बॉन्डिंग बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज यहाँ पे 3p ऑर्बिटल है। ठीक, तो थर्ड पीरियड में बॉन्ड 3p के वीक होते हैं, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। अगर इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा तो आप नॉर्मल तरीके से करें। ठीक, तो यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा होगा, क्लोरीन के साथ डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम होगा, ब्रोमीन के साथ डेल्टा प्लस बहुत ही कम, आयोडीन के साथ और कम। सबसे ज़्यादा बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, AlF3, फिर LCl3, फिर LBr3, फिर Li3। 9th और 10th आपको याद रखना है। 9th में मतलब आप देखेंगे Fe पे 3+ है, क्रोमियम पे 3+ है, स्कैंडियम पे 3+ है, राइट। वैसे आपको पता है कि डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन में सबसे ज़्यादा Z इफेक्टिव आयरन 3+ का होगा। लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। आयरन 3+, क्रोमियम 3+ और स्कैंडियम 3+ में आयरन 3+ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसका लेविस एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्रोमियम, फिर स्कैंडियम, लास्ट में यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ आएगा। ठीक, इसका ऑप्टिक कंप्लीट है। ये वाला आपको ऑर्डर थोड़ा लर्न करना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, एक फिर भी मैंने लिख दिया। ठीक ना, मतलब इनमें से ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड रिएक्शन में बाद में काम आने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, ये बहुत ही वीक लेविस एसिड है। ठीक, तो 10th आप स्टार मार्क करने का मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करने का मतलब है उनमें जिसमें लॉजिक नहीं लगाया मैंने, जस्ट लिख दिया है अपन ने। ठीक, यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क का मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान से ऐसे प्रॉब्लम को याद रखें। क्लियर है? तो ये था हमारा
इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। हेडिंग दीजिए न्यूक्लियोफाइल। फिर से न्यूक्लियोफाइल समझने के लिए आपको वर्ड में ब्रेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियो मतलब यहाँ पे एक टर्म है न्यूक्लियस, और फाइल मतलब आपको पता है अट्रैक्शन है। तो जो न्यूक्लियस के साइड में अट्रैक्ट हो, राइट। न्यूक्लियस मतलब चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस पे, प्लस या माइनस। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। मीन्स जो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट नेगेटिव होगा, राइट। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। मीन्स न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव से ये अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो ऐसे स्पीसीज को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो आप चलिए इसमें वन बाय वन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। क्लियर है। चलिए इनका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसमें जो भी एनायन है ये सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे बिकॉज इनके पास माइनस चार्ज होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप F माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, OR माइनस, H माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस एंड सो ऑन। जितने भी एनायंस हैं सारे ही न्यूक्लियोफाइल होंगे। सेकेंड, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप। मीन्स अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जैसे इसके एग्जांपल H2 में लोन पेयर है NH3 RNH2 RH RSH। थर्ड एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, वैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया था, लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ भी होते हैं, जैसे जितने भी अल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, अल्काइन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं एंड सो ऑन। फिर से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जो नेगेटिव या लोन पेयर बहुत इजीली डोनेट करे, राइट। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इनको अपना लोन पेयर डोनेट करना होता है। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी फर्स्ट
C double bond C and B has C single bond C double bond C. Second, carbon oxygen carbon double bond carbon, carbon single bond carbon, से को ट्राई करना। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की पॉइंट ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ट्राई करें आप ये तीनों। इसमें ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला सी डबल बॉन्ड सी है, पाई बॉन्ड है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। यहाँ भी पाई बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल लगा है, मिथाइल का प्लस आई या प्लस एच ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इसीलिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, बी ग्रेटर देन ए। जीओसी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखें, ठीक ना। यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एल्कीन है। यहाँ पे OCH3 का कौन सा इफेक्ट होगा, लोन पेयर है जिसका प्लस सेम इफेक्ट होता है, GOC याद रखें। इसमें कार्बन है मतलब इसका प्लस आई या प्लस एच बोल सकते हैं। यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है, CHO ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होगा, -M। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बाहर और इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर डोनेट करे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली डोनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। प्लस आई से भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, -M से डिक्रीज होगा, इसीलिए ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। थर्ड में आंसर सबका आना चाहिए। यहाँ पे CH3 दिख रहा है, क्या कौन से पे देंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा आपने, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब प्लस H बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अल्काइल ग्रुप में बेंजीन पे इंडक्टिव नहीं देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, याद रख लो। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन मतलब प्लस H थोड़ा सा कम है, इसमें प्लस H और कम है, इसमें तो प्लस H है ही नहीं है। Order will be A greater than B greater than C greater than D। क्लियर है। एक एग्जांपल याद रखो, 4 RCO2 माइनस एंड NH3 में जनरली नेगेटिव और लोन पेयर में नेगेटिव बहुत इजीली डोनेट कर सकता है। क्या बोला मैंने, नेगेटिव एंड लोन पेयर में कौन इजीली डोनेट करेगा, नेगेटिव लोन पेयर में कौन इजीली डोनेट करेगा, नेगेटिव। लेकिन इस एग्जांपल में क्या होता है कि जो RC डबल बॉन्ड O माइनस है ये रेजोनेंस में आता है और ये इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, मींस यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण
ये नेगेटिव बाहर डोनेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। इसलिए इस केस में NH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, R0 माइनस है। यूजुअली मैंने इसको सामना करके क्यों लिखवाया, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव देखे लोन पेयर देखे तो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ये ऐसा केस है जहाँ पे लोन पेयर वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है? तो चलिए न्यूक्लियोफाइल के बारे में और चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।